everyone, welcome back to my channel. So in this video I will be telling you that how you can score full marks in SST and how I scored 90 plus marks in SST. By the way, I scored 93 marks in SST and you will be shocked to hear that 1 month तक मैंने SST पढ़ी ही नहीं थी. मतलब जिस टाइम बोर्ड्स का एग्ज़ाम था उसके बीच में मेरा 1 मंथ का पूरा गैप हो गया था SST का, बिकॉज बाकी एग्ज़ाम्स भी थे और हमारे एग्ज़ाम 17 फेब से थे और लास्ट में था SST का एग्ज़ाम. और फिर 17 फेब का जो एग्ज़ाम था मैथ्स का उसे भी प्रिपेयर करना था. तो लास्ट 7th के बाद 7th ऑफ फेब से मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था SST में एंड डायरेक्ट फिर मैंने एंड में पढ़ी SST. सो दे आर 3 प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स दैट हाउ टू स्टडी SST, what to study in SST and how to write answers. These are the 3 main problems. These are the main problems that mostly students face and I will tell you the solutions that will help you a lot and what I do for SST. First main problem is that how to study SST कैसे पढ़े. बहुत सारे बच्चे इसको रट्टा मारते हैं या फिर मतलब बस काम चलाओ याद कर लेते हैं, बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. आई विल टेल यू द बेस्ट ट्रिक्स so you can remember each and every chapter till the end of your exams. It will surely help you. So first you can watch any one shot video. और वन शॉट बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि किसका देखना होगा, ऑफकोर्स दिगराज सर, या फिर कोई भी एनिमेशन वीडियो जिससे आप पूरा समझ लो उससे. और ट्रस्ट मी, मतलब अगर आप वीडियो देखते हो उस चीज़ को समझते हो तो वो चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाती है. मोस्टली लोग यही गलती करते हैं कि वो पहले NCERT पढ़ने लग जाते हैं और कुछ समझ में नहीं आता उन्हें कि ये चल क्या रहा है. पर सबसे पहले ट्रिक यही होती है कि आप वन शॉट देख के वीडियो को, टॉपिक को समझो. टॉपिक को समझने के बाद देन NCERT रीडिंग लगाओ, बिकॉज NCERT रीडिंग इज़ नॉन निगोशिएबल और बहुत ही नेसेसरी है. बिकॉज उसमें कोई भी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन और CBSE अब बहुत कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो चुकी है, तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन या फिर कोई भी टेबल उठा के वो पूछ लेते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और NCERT रीडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अच्छे से समझने के लिए उसको लाइक NCERT पढ़ के आपका चैप्टर 70% ईजिली आपको समझ आ जाता है. वन शॉट से तो आता ही है, पर जो भी थोड़े बहुत मतलब वर्ड्स रह गए होते हैं, कुछ चीज़ वन शॉट में रह गई होती है, वैसे तो सारी चीज़ें कवर होती हैं, बट कोई भी चीज़ अगर रह जाए और वापस मतलब, और अगर आपको रिवाइज भी करना हो, जैसे वन शॉट आपने देख लिया बट क्या मतलब है जब वो चीज़ आपने पढ़ी ही नहीं, देन यू हैव टू रीड नोट्स. आई विल गारंटी यू, अगर आपने वन शॉट देख लिया, उस चैप्टर की NCERT की रीडिंग कर ली और फिर नोट्स पढ़ लिए, तो वो चैप्टर आप भूल ही नहीं सकते हो, बिल्कुल भी नहीं. और NCERT रीडिंग से आपका प्लस पॉइंट ये होगा, जो भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, जो भी इधर उधर से बन जाते हैं या फिर जो आपने नहीं पढ़े, तो वो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. बात आती है नोट्स मेकिंग की, तो नोट्स मेकिंग खुद करो, भले किसी की भी नोट्स ले लो एंड तक या फिर ऑनलाइन भी ले लो, पर SST एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी खुद नोट्स नहीं बनाओगे जब तक अच्छे से समझ में नहीं आएगा. खुद नोट्स जितने हेल्पफुल होते हैं ना, उतने कोई नोट्स हेल्पफुल नहीं होते हैं. ट्रस्ट मी, लाइक SST में मैंने भी बिल्कुल पहले नोट्स नहीं बनाए थे, बट अभी भी आपके पास टाइम है. अभी अगस्त चल रहा है और फिर आपके सितंबर में हाफ ईयरली प्री बोर्ड्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, तब आपके पास टाइम मिलने ही नहीं वाला है. अभी भी अगर आप अच्छे से उसमें कर लोगे नोट्स तो आपके बन जाएंगे और अभी आप बचा सकते हो खुद को SST के सिलेबस से, बिकॉज यू नो कि SST का सिलेबस बहुत ज़्यादा ही वास्ट है. मैं आपको अपना ही एग्जांपल देती हूँ. मैं भी नोट्स नहीं बनाती थी, बट जैसे एक एग्रीकल्चर चैप्टर था जो कि ज्योग्राफी का है, स्पेशली ज्योग्राफी के नोट्स तो बनाने ही चाहिए. एग्रीकल्चर चैप्टर था, वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं हो रहा था, मतलब मैंने रट्टा भी मार के देख लिया, समझ के भी देख लिया, पर वो बिल्कुल याद नहीं हो रहा था मुझे. फिर मैंने उसकी नोट्स बनाए, और वो भी ऐसे नहीं कि लॉन्ग नोट्स. सबसे मेन बात, शॉर्ट नोट्स बनाओ. लॉन्ग नोट्स तो फिर भी आप ऐसे कैसे बना लेते हो, लेकिन शॉर्ट नोट्स तो बनाने ही हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने एग्रीकल्चर की शॉर्ट नोट्स बनाए एंड ट्रस्ट मी, एग्रीकल्चर के मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, उनको मैंने 2-3 बार पढ़ा और मुझे एग्रीकल्चर हैंड टू हैंड मतलब ईजिली समझ में आ गया. तो जब भी आप किसी भी चैप्टर को अगर आप समझ नहीं पा रहे हो, उसके आप शॉर्ट नोट्स खुद बनाओ, खुद लिखो, खुद निमोनिक्स बनाओ, खुद चीज़ें रिमेंबर करने का ट्राई करो. और अगर आप किसी यूट्यूबर का देखोगे या कोई भी टीचर आपको समझा ले, पर अगर आपको वो खुद नहीं करोगे आप, तो वो आपको समझ में नहीं आने वाला है. तो शॉर्ट नोट्स आपको खुद बनाने चाहिए, और जो खुद के शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, वो लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. नोट्स बनाओगे और उन्हें पढ़ोगे तो ट्रस्ट में वो चीज़ आप कभी भूल ही नहीं सकते हो. और लिटरली मतलब मेरा 1 मंथ का गैप हो गया था, तो मैंने SST बिल्कुल नहीं पढ़ी थी. और ऑफकोर्स कोई इंसान ने SST में इतने सारे चैप्टर्स हैं और वो आप पूरे 1 महीने तक नहीं पढ़ोगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको सब कुछ याद रहे. तो मेरे शॉर्ट नोट्स जो मैंने बनाए थे, लाइक आपने जैसे रिवीजन कर रहे हो या फिर कभी भी कुछ कर रहे हो, तो मतलब उन शॉर्ट नोट्स को बनाओगे ना, तब आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो. एंड में भी बना सकते हो, जैसे लाइक रिवीजन करते करते, या तो फिर जैसे एक्टिव रिकॉल करते हैं. मान लो वो चैप्टर आपने पढ़ लिया और आपके एग्जाम्स है और रिवीजन कर रहे हो, तो रिवीजन करते करते वो नोट्स बना लो, तो ऐसे भी आपके नोट्स बन सकते हैं. एंड ट्रस्ट मी, जब मेरा लास्ट में बोर्ड का एग्जाम था तो मैं भूल गई थी एग्रीकल्चर का, लेकिन जो मेरे शॉर्ट नोट्स थे उन्हीं ने स्काई रॉकेट प्रिपरेशन करवाई है मेरी. मतलब उनको पढ़ के, मतलब उन्हें मैंने पढ़ा, मेरे को लगा था मैं भूल गई सब कुछ, लेकिन फिर मैंने उन्हें पढ़ा, सिर्फ मैंने उन्हें 2-3 बार पढ़ा, और वो भी नहीं, अगर आपसे कोई याद भी नहीं हो रहा है, पढ़ने के बाद भी याद नहीं हो रहा है, तब भी आप उनको 2-3 बार रीड भी कर लोगे ना, तब भी वो आ जाते हैं. लेकिन खुद के नोट्स, जो खुद के नोट्स बनाओगे ना, वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं. ट्रस्ट मी, खुद के नोट्स से बनाना, और खुद के नोट्स बना के ही जो प्रिपरेशन में आपकी बहुत अच्छी होती है ना, वो खुद के नोट से ही होती है. ट्रस्ट मी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आर द एक्टिव रिकॉल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब जो चीज़ आपने पढ़ ली, ठीक है, पढ़ ली, फिर वो बाद में आपने याद नहीं करी और आपने पूरा पढ़ा, भले ही आपने 2
घंटे लगाए उस चीज़ में, लेकिन वो आप तब भी भूल जाओगे अगर एक्टिव रिकॉल नहीं करोगे। ट्रस्ट में मतलब एक्टिव रिकॉल बहुत ही पावरफुल चीज़ है। मतलब जो भी चीज़ आपने पढ़ी है उसको एक्टिव रिकॉल करो। मतलब उसको मतलब जैसे आप रात में सो रहे हो, मैं तो ऐसे ही करती थी। मतलब जो भी आपने चीज़ पढ़ ली या रात में सो रहे हो या फिर कभी भी ब्रेक टाइम या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो या फिर आप कुछ ना 2 मिनट के लिए तो इंसान कुछ ना कुछ ओवरथिंक या फिर कुछ भी थिंकिंग करता ही है। तो तब आप ये सोचने लग जाओ कि मैंने जो पढ़ा था इसमें फर्स्ट इंसिडेंट क्या था, सेकंड में क्या हुआ था, थर्ड में क्या हुआ था, और याद ना आए तो याद करते रहो। और ऐसे नहीं याद ना आए तो बुक खोल के देख लिया कि क्या था। ये चीज़ नहीं देखनी है, खुद को याद करवाना है कि अच्छा ये हुआ था। जब तक खुद पे मतलब ब्रेन पे जोर नहीं डालोगे कि क्या हुआ था क्या नहीं होता, तब तक याद नहीं रहेगा। तो एक्टिव रिकॉल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्टिव रिकॉल करते हो तो वो चीज़ एंड तक याद रहती है। मतलब अगर अभी अगस्त में भी अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ा और उसे एक्टिव रिकॉल करा कि ये हुआ था इंसिडेंट, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, ऐसे ऐसे एक्टिव रिकॉल करना चालू कर दिया ना, तो ट्रस्ट में बोर्ड्स तक वो चीज़ एकदम अच्छे से याद रहेगी। एक वर्ड टू वर्ड लॉन्ग आंसर है, मतलब क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन के वर्ड्स देख के क्लिक कर जाना चाहिए। अच्छा ये इस टॉपिक का है, पहले टॉपिक ढूंढो कि क्या कौन सा टॉपिक है। टॉपिक ढूंढ के फिर उनके पॉइंटर्स याद करो कि अच्छा इसमें ये हो सकता था। फॉर एग्जांपल कि जो प्रिंटिंग था वो कैसे आया, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या करा, तो इनलाइटमेंट थिंकर्स का जॉइन हुआ, ये एकदम से माइंड में क्लिक होना चाहिए कि इनलाइटमेंट थिंकर्स का। फिर पब्लिक ने क्वेश्चनिंग करी। ऐसे ऐसे अलग अलग पॉइंट्स को ऐसे ऐसे पॉइंट्स करके याद करो। मैं यही करती थी। और ऐसा नहीं है मतलब सब कुछ मिक्स नहीं है, हर एक छोटे छोटे पॉइंट याद रखने चाहिए। मतलब जो भी आंसर आपको, जो भी आप लिखने वाले हो या फिर जो भी करने वाले हो, जो भी सॉल्व करने वाले हो, तो उसके पॉइंटर्स ध्यान रखो कि अच्छा इसका फर्स्ट पॉइंट ये था, इसका सेकंड पॉइंट ये था, ये थर्ड पॉइंट हो सकता है, ये फोर्थ पॉइंट हो सकता है। ऐसे पॉइंटर्स में याद रखोगे तो सारे आंसर बहुत ही ईजिली तरह से याद हो जाएंगे। द सेकंड मेन प्रॉब्लम इज व्हाट टू स्टडी इन एसएसटी। लाइक द सेकंड मेन प्रॉब्लम इज व्हाट टू स्टडी इन एसएसटी। सब कुछ पढ़ लिया तब भी मार्क्स नहीं आ रहे क्योंकि पता ही नहीं है क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, और क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। नोट्स पढ़ लिए पर नोट्स पढ़ने से सारी चीज़ें नहीं हो जाती हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इफ़ आई टॉक अबाउट सीबीएसई बोर्ड्स, इट मेनली आस्क कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस। और कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस पिक्चर बेस्ड आते हैं। केस स्टडी में मतलब जो साइड में येलो बॉक्सेस दिए होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स निगलेक्ट कर देते हैं, या फिर कोई भी टेबल्स वगैरह दी होती है, वही चीज़ तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस बनते हैं। तो मतलब वो चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं एनसीईआरटी की रीडिंग करती थी, कोई चीज़ भी नहीं छोड़नी होती है क्योंकि अब सीबीएसई कहीं से भी कुछ भी घुमा के पूछ लेता है। कोई क्वेश्चन होगा उसे भी घुमा चढ़ा के ऐसे पूछेगा कि वो चीज़ आपने कभी सुनी ही नहीं होगी। वैसे तो पेपर बहुत ईजी आता है, पीवाईक्यू से पूरा पेपर आता है। अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से कर लिए देन 100% आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ट्रिकी दे देता है, ट्रिकी होते हैं। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है और एनसीईआरटी एकदम अच्छे से पढ़ी है तो इट विल बी सुपर ईजी। ज्योग्राफी की ट्रिक बोलो तो ज्योग्राफी में तो प्रॉपर नोट्स, मतलब ज्योग्राफी में एक ही ट्रिक है, प्रॉपर नोट्स बना लो सारी चीज़ों की, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होती है एंड ट्रस्ट में ज्योग्राफी इज रियली टफ। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ट्रिक है, सच्ची में मैं बता रही हूँ, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। निमोनिक्स बनाओ ज्योग्राफी के, बहुत ही ईजिली बन जाते हैं, नहीं तो आप कहीं सर्च कर लो निमोनिक्स। और सेकंड है मतलब खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ। मैं बोल रही हूँ जस्ट लाइक रिवाइज करो या एक्टिव रिकॉल करो, तो वो चीज़ लिखते जाओ, शॉर्ट पॉइंट्स बनाओ। वो उन चीज़ से ज्योग्राफी में इतनी हेल्प होती है ना। जैसे एग्रीकल्चर चैप्टर है वो सबको पता है, वो सबको बहुत हार्ड लगता है और मेरे को भी बिल्कुल समझ में नहीं आया था, बट मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बनाए ट्रस्ट में। मतलब जो खुद के नोट्स मैंने बनाए उससे वो चैप्टर मुझे इतनी ईजिली समझ में आ गया। मतलब जो बोर्ड्स के टाइम पे जो मैंने सबसे पहले चैप्टर, मुझे लगा था कि एग्रीकल्चर नहीं होगा मुझसे क्योंकि सब एक महीने में सब कुछ भूल गए थे, लेकिन शॉर्ट नोट से वही चैप्टर मुझे इतना अच्छे से याद हो गया था। मतलब शॉर्ट नोट्स खुद के बनाओ, एक एक पॉइंटर लिखो और उससे चीज़ों को याद करो, ट्रस्ट में बहुत हेल्पफुल रहता है। इफ आई टॉक अबाउट हिस्ट्री एंड सिविक्स, ये डायरेक्ट बोर्ड्स का पेपर है मेरा, ये डायरेक्ट पिक्चर आती है एंड दिस इज द पिक्चर दैट कम इन सिविक्स। सिविक्स में ये पिक्चर आई थी एंड कोई भी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कोई सा भी कैसे भी आ सकता है, कोई सी भी पिक्चर आ सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये पास्ट मतलब ये 2 साल से रिपीट हो रही है तो यही आ जाएगी, कोई सी भी कहीं से भी पिक्चर आ सकती है। तो सारे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विल टेल यू द एग्जैक्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन था, सजेस्ट 2 वेज टू इंप्रूव वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स लीडरशिप रोल्स। ये हमारा सिविक्स का क्वेश्चन था और ऐसा स्पोर्ट्स वाली कोई भी ऐसा आई थिंक कोई एग्जैक्ट टॉपिक नहीं था ना, ये सिंपल मतलब सेम क्वेश्चन का कुछ आंसर था, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड था। और मतलब जो ये था ऐसे जो जेंडर रिलीजन एंड कास्ट है उससे, मतलब ये जो आपकी बेसिक नॉलेज है उसको टेस्ट करता है बोर्ड्स, क्योंकि कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक था एग्जाम्पल जिन जो PYQ में से नहीं था, ये एक नया क्वेश्चन था जो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन था। तो आपको पता है कि वुमेन्स को क्या क्या राइट्स मिलने चाहिए या फिर वुमेन्स को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, उनके लिए ऐसे सीट्स रिजर्व होती है, ये ऐसे वो गवर्नमेंट वाली चीज़ के हिसाब से बताया था। लेकिन ये आपको सेम स्पोर्ट्स के लिए करना था। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसका आंसर सेम है, बस थोड़ा उलट पुलट करके आपको दे दिया और बहुत अलग चीज़ पर पहुंचा दिया है। बट अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज होगी तो ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इफ आई टॉक अबाउट इको, तो इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या लिटरेसी रेट, इनमें से क्वेश्चन आते हैं, या फिर MCQs वगैरह आए थे हमारे और न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं। तो इको में ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशंस के साथ, मतलब ऐसे टेबल्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं। देखो बोर्ड का पेपर ही डायरेक्ट क्वेश्चन बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ आई टेल यू कि मतलब कैसे पेपर बनता है या फिर कैसे, तो मैं बताती हूँ आपको। 95% ऑफ जो भी पेपर बनता है बोर्ड का पेपर, वो पेपर पूरा PYQ से बनता है। अगर आपने PYQs की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, ट्रस्ट मी कि आपके मार्क्स आराम से बहुत ईजिली आ जाएंगे। लेकिन जो मतलब 5% है तो वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो सकता है, वो पिक्चर बेस्ड हो सकता है, वो टेबल बेस्ड हो सकता है। तो वो चीज़ें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उनको निगलेक्ट नहीं करना होता। 5% में ये नहीं है कि मतलब कम मार्क्स का, ऑफकोर्स
10 to 20 मार्क्स इनमें आराम से पिक्चर बेस्ड का बनता है, मतलब एमसीक्यूज वगैरह में आ जाते हैं, टेबल्स वगैरह आ जाती हैं, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड मेन प्रॉब्लम इज दैट व्हाट टू राइट इन एसएसटी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में आती है। अगर आपने सारी चीज़ें पढ़ ली, आपने पिक्चर्स वाले भी पढ़ लिए, बॉक्सेस भी पढ़ लिए, आंसर के सारे नोट्स भी पढ़ लिए, सारे आंसर्स भी पढ़ लिए, सारे क्वेश्चंस भी कर लिए, पर आंसर राइटिंग नहीं आती, तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। 90% लोग इसी चीज़ पे स्ट्रगल करते हैं, मतलब सारी चीज़ें आती हैं पर अगर आंसर राइटिंग नहीं आती तब भी फिर कुछ भी नहीं हो पाता है और मार्क्स भी नहीं मिल पाते हैं। तो इसका सबसे मेन ट्रिक है कि सारे आंसर जो भी है पॉइंट्स में लिखो। पॉइंट्स में ट्रस्ट मी, मैंने जो मेरा बोर्ड की एग्जाम दिया था, मैंने सारे आंसर, वेदर इट इज़ ऑफ हिस्ट्री, सिविक्स या फिर कोई से भी, जिनकी सिर्फ 2 ट्रिक होती है। एक तो आपका आंसर पॉइंट्स में होना चाहिए और एक प्रॉपर कीवर्ड्स में होना चाहिए, फिर कोई भी एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काट सकता है। मैंने ट्रस्ट मी बोर्ड्स में मैंने मेरे आंसर सारे पॉइंट्स में लिखे थे और मुझे आंसर राइटिंग करके इतना मज़ा आ रहा था बिकॉज मुझे सारे कीवर्ड याद थे। एक हिस्ट्री का क्वेश्चन था और मतलब उसमें सबसे मेन बात है आपको कीवर्ड याद होने चाहिए। कीवर्ड्स ऐसा नहीं है कि हार्ड होने चाहिए, टिपिकल कुछ वर्ड्स लिखने होते हैं, नॉर्मल जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं जिनका बहुत यूज़ होता है वही कीवर्ड्स होते हैं। मेरे बोर्ड्स के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, ये रहा वो, कि प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। तो इसमें सब दिख रहा है कि ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करना है, लेकिन इसका आंसर पॉइंट्स में था। इसके कीवर्ड्स इतने इजीली याद थे कि आंसर लिखने में मुझे इतना मज़ा आया। लाइक जैसे पॉइंटर्स याद थे, स्प्रेड ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर्स, क्वेश्चनिंग ऑफ ट्रेडिशन एंड अथॉरिटी, पब्लिक डिबेट। और ट्रस्ट में अगर आपको मतलब कभी कभार आंसर आ भी नहीं रहा है पर आपको जैसे ये मेन वर्ड्स याद है, तो आप इनकी हेडिंग बना के, मतलब जो भी आपकी हेडिंग बना के फिर ऐसे डैश करके जो भी आप अंदर लिखोगे वो एग्जामिनर पढ़ेगा भी नहीं, क्योंकि यही चीज़ हो कि सिर्फ आपको हेडिंग भी याद है ना, तो मतलब आपको पॉइंटर्स, एग्जामिनर को पॉइंटर्स दिख गए कि अच्छा कि एनलाइटमेंट थिंकर्स का पॉइंटर लिख दिया, पब्लिक डिबेट का लिख दिया, बाहर ही लिख दिया, और फिर अंदर कुछ भी एक्सप्लेन करो और कुछ भी ना लिखो तब भी आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को मतलब दिख जाता है कि बाहर ही कि कौन से पॉइंटर्स हैं, मतलब जो मेन पॉइंटर्स हैं वो आपने लिख दिया और फिर अंदर आप कुछ भी एक्सप्लेन करो। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है, वो बाहर के पॉइंटर्स देख के फुल मार्क्स दे देता है। इसलिए मेरे एसएसटी में इतना अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि जो भी आंसर राइटिंग मैंने करी थी उसमें मैंने वो जो मेन पॉइंट्स थे उनकी या तो हेडिंग करके जस्ट लाइक ऐसे, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं कि डायरेक्ट पॉइंट लिख दो, जिनकी हेडिंग है ना उनको एक्सप्लेन करके लिखना है। फॉर एग्जांपल इसमें मैंने लिखा था जैसे स्प्रेड ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर्स, ये पॉइंट है बुक में, स्प्रेड ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर्स करके फिर ऐसे एक्सप्लेन करके ये, और एक्सप्लेनेशन कोई देखेगा भी नहीं। अगर आपने ऐसा मेन पॉइंट भी अच्छे से लिख दिया ना, तो आपकी आंसर राइटिंग मतलब इतनी ईजिली अच्छे से हो जाती है कि आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स दे देता है, क्योंकि आपने बाहरी स्टेटमेंट लिख दिया तो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन उसको पता है कि अच्छा आपको ये पॉइंट पता है तो अंदर तो आपने सही एक्सप्लेन किया ही होगा, तो आपको ईजिली गारंटी मार्क्स मिल जाते हैं। इफ आई टॉक अबाउट मैप, तो मैप में हिस्ट्री का मैप 1-2 ही होते हैं जो कि बहुत ईजी होते हैं, ईजिली याद हो जाते हैं, तो उनकी कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड इफ आई टॉक अबाउट ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी के बहुत मैप्स हैं और उन्हें याद करना भी थोड़ा टफ रहता है, तो मैं उसके लिए सिर्फ आपको 1-2 ही ट्रिक दूंगी कि एक तो निमोनिक्स बनाओ, दूसरा जो भी आप मैप करोगे, मैप वर्क करोगे, तो उसका मैप वर्क आपका प्रीबोर्ड से पहले हो जाएगा, आई थिंक दिसंबर नवंबर तक आपका हो जाएगा। तो दिग्राज की कोई भी वीडियो होगी वो वीडियो देख के मैप वर्क खुद कर लेना। और मैं सच बता देती हूँ, आपने मैप वर्क कर लिया पर आपने वो साइड में रख दिया कि मैं बाद में पढ़ लूंगा, तो वो बाद हमेशा बाद ही हो जाती है, आप फिर एग्जाम के एंड टाइम तक ही करोगे। पर अगर मैं आई टेल यू अबाउट दैट कि अगर वो मैप आपने वर्क कर लिया और फिर जहाँ भी आप पढ़ते हो आपकी स्टडी टेबल या फिर कहीं भी जगह उसे पेस्ट कर लो, बिकॉज अगर आपने पेस्ट करा होता है ना तो कभी ना कभी आपका ध्यान उधर जाता ही है, और अगर आपका मन भी नहीं होगा तो आप ऐसे ही देख लोगे, अच्छा ये ऐसे था, ये ऐसे था, ऐसे मेमोराइज कर लोगे, तो सच्ची में दिस ट्रिक विल श्योरली हेल्प यू। और अगर एंड में रहोगे तो एंड में बहुत सारे ज्योग्राफी का मैप है और किसी को फिर याद नहीं हो पाता है, और मैप में मार्क्स लाना बहुत ईजी होता है। ज्योग्राफी में लगता है ओ माय गॉड इतने सारे मैप्स है, लेकिन अगर आप वो रिमेंबर करते हो तो ईजिली याद हो जाता है। Also, I will provide you something that will surely help you and skyrocket your preparation. So I have PYQs and also sample papers, and वो मैं आपको अपनी कम्युनिटी पोस्ट में उनकी PDFs शेयर कर दूंगी। ट्रस्ट मी 95% PYQ से पेपर बनता है एंड दीज आर रियली रियली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर मैं आपको शेयर कर दूंगी, एंड मेरे पास ये बोर्ड का पेपर भी है जो मैं आपको शेयर कर दूंगी, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी कि क्या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और ट्रस्ट में अगर कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा आए जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो सबसे पहले तो आप चैप्टर पे जाना कि किस चैप्टर का है, उसको अपने मेमोरी में याद करना। चैप्टर समझ में आ गया, फिर टॉपिक पे जाना कि ये उस टॉपिक का हो सकता है, टॉपिक के बाद जाके फिर उसके पॉइंटर्स याद करना और फिर वो लिखना। ट्रस्ट में अगर कोई भी क्वेश्चन अगर थोड़ा उल्टा सीधा आ गया फिर बहुत ही राउंड ऑफ करके आ गया, तो दिस विल श्योरली हेल्प यू। चैप्टर पे जाना, सबसे पहले सब्जेक्ट पे कि इको का है, हिस्ट्री का है, सिविक्स का है, वैसे वो तो अब सॉरी सेक्शंस डिवाइड हो गए अब तो इतना कन्फ्यूजन नहीं होगा। बस सबसे पहले चैप्टर पे जाना, चैप्टर के फिर कौन सा पार्ट हो सकता है, कौन सा टॉपिक हो सकता है, टॉपिक के फिर कौन से पॉइंटर्स हो सकते हैं, तो इससे आपका आंसर ईजिली सॉल्व हो जाएगा। एंड प्लीज़ कमेंट मी डाउन, मतलब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, पर प्लीज़ टेल मी कि आपको जो भी एसएसटी का बोर्ड का पेपर चाहिए या फिर ओसवाल के जो भी सैम्पल पेपर्स चाहिए, और PYQs भी ऑल्सो आई हैव, सो आई विल प्रोवाइड यू सो you can score full marks in your SST. And that's all for today. Please tell me on which topic you want videos. I will surely make on that. Do like, share and subscribe for more useful videos. Bye.